नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। ज़्यादातर बात हालांकि आजकल विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष के नेता भी अब भाजपा को घेरने के लिए उन्होंने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। असल में होता ये है कि जैसे हम सब लोग ज़्यादातर हम लोग जो पत्रकार हैं वो लोअर मिडिल क्लास परिवेश से आते हैं, तो हम लोगों के लिहाज से सीबीआई और ईडी वगैरह के छापे वापे या जेल जाने वगैरह बड़ी बात होती है। लेकिन नेताओं के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। नेता लोग जैसा रिस्की और जैसा अनिश्चित जीवन जीते हैं उसमें वो लोग उन लोगों के लिए रोज़मर्रा की और आम बात है। तो इसलिए सीबीआई और ईडी के छापे अपनी जगह पड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने अपनी घेराबंदी करनी भी शुरू कर दी है, और उसमें भी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो उन्होंने बढ़ चढ़ करके अब कमान अपने हाथ में ले ली है। उसमें अपने अखिलेश यादव भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने अब पूरी तरीके से वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मूड में आ गए हैं और उन्होंने रणनीतियाँ बनानी और उनको कार्य रूप देना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल उसी में की एक हम रणनीति आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए और ये भी हो सकता है कि अभी शुरुआती दौर है, ऐसी बहुत सी योजनाएं बनेगी। कुछ उसमें से मूर्त रूप लेंगी, कुछ नहीं भी मूर्त रूप लेंगी। लेकिन बहरहाल इस घटना से जो परिघटना घट रही है उससे इतना साबित हो गया है कि छापों वापों से परे विपक्ष ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अब होता क्या है कि जब चुनाव होते हैं तो जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो सत्ताधारी दल को एज सच तो उसको हराने के लिए अपना स्ट्रेटजी नीति और बनाती ही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके जो स्टारवर्ड्स गिने जाते हैं उनको अलग से घेरने की नीति भी बनती है। जैसे आप लोग को याद होगा अभी जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोधी पार्टी ही थी। तो और ममता बनर्जी जो थी वो मुख्यमंत्री होने के नाते उनके मतलब वो सत्ता पक्ष की थी। तो उन तृणमूल कांग्रेस को तो घेरने की कोशिश की ही गई। मोदी जी ने भी दीदी और दीदी की काफ़ी नौटंकी की, और साथ ही साथ ममता बनर्जी के गढ़ में उनको घेरने के लिए अलग सी स्ट्रेटजी बनाई, जिसके चलते ममता बनर्जी हार भी गई। उसी तरीके की रणनीति जो है वो अपने अखिलेश यादव जो है वो भी बना रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की प्लानिंग तो बना ही रहे हैं, और साथ ही साथ उसके जो स्टारवर्ड्स हैं उत्तर प्रदेश में उनको अलग से घेरने की रणनीति में भी काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया है कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि संघ के साथ मिलकर 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम भी 80 सीटों पर ही इलेक्शन लड़ेंगे अपने गठबंधन के साथियों के साथ जो अजीत सिंह हैं। और दूसरी तरफ साथ ही साथ उन्होंने अब जो जैसी खबरें आजकल आ रही हैं, अभी तो खैर ये एकदम शुरुआती स्टेज है, इसमें योजनाओं पे काम चल रहा है। हो सकता है जैसे मैंने कहा, हो सकता है पूरा, हो सकता है न भी हो, जैसा भी हो। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की स्टार वर्ड तो है ही स्मृति ईरानी। अब वो किन वजहों से स्टार वर्ड बनी उस पर एक अलग से चर्चा का विषय। बहरहाल स्टार वर्ड तो आज की तारीख में है, और जैसी सूचनाएं हैं कि वो अमेठी में उनकी पकड़ भी मजबूत है। राहुल गांधी को हराया भी उन्होंने, ये भी सच है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी को हरा दिया जाए तो वो जो भी इस काम को करेगा वो उसके खाते में एक बड़ा उपलब्धि होगी, और दूसरी साथ भारतीय जनता पार्टी को एक गहरा डेंट लगेगा। उसका एक स्टार वर्ड जो एक स्मृति ईरानी है वो चुनाव हार जाती है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि वरुण गांधी को अमेठी से खड़ा किया जाए। वरुण गांधी को अमेठी से खड़ा करने के पीछे कई वजह हैं जिस पे लोग विचार कर रहे हैं। पहली चीज़ तो गांधी परिवार से ही है। दूसरी चीज़ भाजपा से उनको देर सवेर बाहर होना ही, जिस तरीके से वो भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि देर सवेर भाजपा से बाहर हो ही जाएंगे, या हो सकता है भाजपा ही उनको बाहर कर दे, जो भी होगा। और अब सवाल ये बता कि उनका कोई अपना निश्चित एक निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं है। वो पीलीभीत और सुल्तानपुर इन सब जगहों से लड़ चुके हैं। तो ऐसे में ये सोचा गया कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ज्वाइंट उम्मीदवार उनको बना दें, वरुण गांधी को अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो वो एक अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे, और ये जो ज्वाइंट उम्मीदवार के तौर पर वो स्मृति ईरानी को हरा भी सकते हैं। और ये जो संकल्पना है, ये जो एक वो है, एक सोच है, इस सोच में दम भी दिखाई देता है।
क्योंकि कुल मिलाकर के वरुण गांधी जो है, अगर अमेठी से लड़ते हैं तो गांधी परिवार के होने के नाते और एक विपक्ष का बड़ा बड़ा चेहरा के होने के नाते, क्योंकि तब तक वो विपक्ष में ही आ जाएंगे जैसा दिख रहा है, और एक तरीके से वो विपक्ष में है भी, जिस तरीके से वो मोदी एंड कंपनी की आलोचना कर रहे हैं। और अगर इस योजना पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी बड़ी सीरियसली काम कर रहे हैं, अगर ये योजना मूर्त रूप ले लेती है और स्मृति ईरानी हार जाती है, तो ये इन दोनों ही लोगों के पक्ष में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अपने अखिलेश यादव हो। इस योजना पे काम चल रहा है और जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं वरुण गांधी ने भी इस योजना में अपनी सहमति दी होगी, तभी इस योजना के बारे में चर्चा हो रही है। अब ये योजना किस हद तक मूर्त रूप लेती है, इसको कहना अभी से उचित नहीं, अभी एकदम शुरुआती स्टेज में है। हो सकता है योजना मूर्त रूप ले और उस योजना की मूर्त रूप लेने के पहले हो भी सकता है कि स्मृति ईरानी हार भी जाए। ये तो हुई एक बात। अब होता क्या है कि जो विपक्ष के और सत्ता पक्ष के दोनों ही, जो जब चुनाव होता है तो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, क्योंकि चुनाव एक तरीके से युद्ध है और उसमें जीत ही मायने रखती है। अब इसी तरीके का एक मैं आपको संबंधित किस्सा भी सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आनंद आवे। बहुत पुरानी बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत स्टारवर्ट नेता हुआ करते थे और 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो वो इंदिरा गांधी को छोड़ के चले गए, और लेकिन इलाहाबाद में उनकी जड़ बहुत मजबूत थी, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर वो जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे 77 से 80 के दौरान, और उसके बाद जब 80 में इंदिरा गांधी दोबारा आई, चुनाव होने की नौबत आई, तो फिर इंदिरा गांधी के साथ आ गए। हेमवती नंदन बहुगुणा निश्चित रूप से बहुत ही योग्य और कुशाग्र बुद्धि के नेता थे, लेकिन उनको लोग नटवर लाल भी कहते थे, क्योंकि वो कब क्या कौन सी पलटी मार दें कोई ठीक नहीं माना जाता। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 80 के बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी, तो बहुगुणा जी को पूरा वो था, भरोसा था कि उनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी भी कुछ मामलों में बड़ी दृढ़ महिला थी, वो चीज़ों को भूलती नहीं थी। 77 में जिस तरीके से बहुगुणा जी ने उनका पाला छोड़ा था, इसका उनको लंबे समय तक उनको चीज़ें याद थी और अफसोस भी था। बहुगुणा जी भी फिर यहीं पर गलती करके वो वेट करते तो फिर मिनिस्टर बन जाते, लेकिन उन्होंने पार्टी फिर छोड़ दी और वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ गए। अब इसमें उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में इलाहाबाद से बहुगुणा जी को हराना लगभग नामुमकिन था, और जिस तरीके से बहुगुणा जी दोबारा पार्टी छोड़कर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने खड़े हो गए थे, उस समय मामले को इंदिरा गांधी के लिए वो नाक कबाल हो गया था कि बहुगुणा जी को तो हराना ही हराना है। तो फिर उन्होंने बहुत ही, इंदिरा गांधी इसमें कोई शक नहीं कि वो स्वतंत्र भारत की मैकियावेली थी, उन्होंने फिर तर्कस में से तीर निकाला और अमिताभ बच्चन को बहुगुणा जी के खिलाफ खड़ा कर दिया इलाहाबाद से। अमिताभ बच्चन उस समय एकदम अपने शीर्ष पर थे, उनको लोग देखने के लिए पागल हुए रहते थे, और बहुगुणा जी के खिलाफ उन्होंने अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से उतार दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुगुणा जी की सारी लोकप्रियता और सारी सेवा धरी रह गई और अमिताभ बच्चन चुनाव जीत गए अपनी लोकप्रियता के चलते। मैंने वो चुनाव देखा है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए छज्जों पर भीड़ उमड़ पड़ती थी, और एक तरीके से तय हो गया था चुनाव के प्रचार के कुछ ही दिन बाद कि अमिताभ बच्चन ही चुनाव जीतेंगे। बहुगुणा जी भी नो डाउट बड़े नेता थे, कायदे के नेता थे। तो जब इलेक्शन की मतगणना होने लगी और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 लाख मतों से ज़्यादा हो गया, तो बहुगुणा जी छोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, आप लोग गिनती करिए, मैं अपनी हार मान के जा रहा हूँ। और बहरहाल जब चुनाव हुआ तो उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन ने भी उनके पांव छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ये तो खैर दोनों लोग बड़े आदमी थे, दोनों ने अपना ऐसा काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ ये भी है कि खैर वो संस्कार और विनम्रता वगैरह तो उनके अंदर है ही। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में नेता, मतलब जो पार्टियों को हराने की तो रणनीति बनती है, और साथ ही साथ उस पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको अलग से हराने के लिए अलग से रणनीति बनाई जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से 2024 के चुनाव के लिए एकदम मन बना लिया है और निकल पड़े हैं। वो किस हद तक विजयश्री उनको मिलती है, किस हद तक नहीं मिलती है, ये तो भविष्य ही बतावेगा। लेकिन उनकी चुनावों को जीतने की जो संलिप्तता और जो जैसी योजनाएं वो बना रहे हैं, उससे लगता है कि वो भविष्य में उनको कामयाबी मिल सकती है। अब बहरहाल फाइनली क्या होता है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
और कहीं अगर उन लोग राहुल गांधी और इनकी क्या नाम है अखिलेश यादव की रणनीति के चलते वरुण गांधी को खड़ा करने के बाद स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का साबित होगा। अब होता क्या है ये तो कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं इसी तरीके की आपको और भी घटनाएं बताता रहूं, जिसको सुन के आपको मनोरंजन होगा और आनंद भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।